हेलो फ्रेंड्स, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंक नागर आपके सामने आज लेकर आ रहा हूँ भौतिक राशियों के कुछ नए एग्जाम्पल। ठीक है, इसके पहले हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी कि भौतिक राशियाँ क्या होती थी, उनके टाइप्स पढ़े कि उनके टाइप्स क्या होते थे। अब हम उसी कड़ी में आगे देखना चाहते हैं विस्थापन और हमने दूरी और विस्थापन के बारे में देखा था इसके पहले कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती है, जिसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा चाल और वेग में। ठीक है, तो चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस देखा, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। अब थर्ड जो पार्ट में लेकर आ रहा हूँ उसके आगे, तो वो है आपका द्रव्यमान और भार से संबंधित। सबसे पहली बात, हम इन चीज़ों को पहले जाने कि ये है क्या। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कहाँ से, द्रव्यमान से। द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक सिर्फ परिभाषा के रूप में, अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन के रूप में इसको कैसे व्यक्त कर सकता हूँ, तो किसी भी पदार्थ में निहित किसी भी वस्तु में निहित, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, पदार्थ में नहीं, किसी भी वस्तु में निहित, क्योंकि पदार्थों से मिलकर वस्तु होती है, तो किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन के फॉर्म में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। अब क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन तो हर जगह लिखी रहती है, पर एक्चुअल में इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, हम कोई सी भी एक वस्तु बनाए, अगर मैंने बनाया कि ये जो वस्तु है, अब कुछ भी मान सकते हो आप उसको, एक मार्कर से लेके पृथ्वी को, किसी को भी देख सकते हो इस एग्जाम्पल के रूप में। तो कोई भी पदार्थ बनी है तो वो किसी न किसी तत्व से बनी है। उसका एक जो सबसे छोटा रूप है, अणु रहता है, जिसे एटम कहते हैं। तो सभी पदार्थ क्या है, किसी न किसी एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि कोई भी पदार्थ जिस भी मेटर से या किसी भी पदार्थ से बनी है, ठीक है, ये किसी द्रव्य से बनी है, द्रव्य, और द्रव्य का जो मान है, द्रव्य का मतलब ही क्या होता है, पदार्थ, उसको ही क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट जो मैटर है, ठीक है, जितनी भी पदार्थ की मात्रा है, वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है उसमें छोटे छोटे क्या रहेंगे, अणु रहेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलके ही क्या है, कोई एक वस्तु बनी होगी। अब देखिए, कई बार सुनने में आता है कि भाई द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो जाता है। तो एक ये पता हो जाए और एक जान लेना कि क्यों नहीं होता है, उसमें दोनों में अंतर है। ठीक है, हम ये जान ले कि क्यों चेंज नहीं होता, ठीक है, और क्या कारण है उसके पीछे। तो देखिए, द्रव्य की मात्रा, अब जैसे कोई वस्तु है, यही वस्तु में यहाँ थी, एक बॉल थी, ठीक है, एक प्लास्टिक की बॉल है। तो एक प्लास्टिक की बॉल में जितने प्लास्टिक के अणु हैं जिससे वो बनी है, वो अगर पृथ्वी पे यहाँ पे मेरे पास है तो भी प्लास्टिक के उतने ही अणु हैं उस बॉल के अंदर, और अगर वही बॉल मैं साथ में रख कर चंद्रमा पर ले जाऊं तो तब भी वह बॉल उतनी ही बड़ी है। ठीक है, उसमें उतने ही प्लास्टिक के कण हैं जिस कण से वो पृथ्वी पर बनी थी या यहाँ पर जो मेरे पास थी, इतना ही उसका मटेरियल उस गेंद में वहां पर है। तो उसके मटेरियल में कोई कमी आई क्या, उसके पदार्थ या मेटर में कुछ कमी आई क्या, नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान बदलता नहीं। तो वही बात है कि थोड़ा उस तरीके से उसको सोचने की जरूरत है। ठीक है,
तो ये सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो द्रव्य का मान, ठीक है, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान। तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे। तो ये क्या है, आपने देखा द्रव्यमान के डेफिनेशन के बारे में। अब द्रव्यमान को देख लेते हैं कि भाई भार की डेफिनेशन देख लेते हैं और कंपैरिजन करते हुए आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब भार जो है, इसमें अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें हम कि दोनों चीजें एक जैसी दिखती है, पर अंतर क्या है, तो थोड़ा देखते हैं। इसकी एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना चाहें तो किसी किसी ग्रह, उपग्रह या जहां भी कोई वस्तु विद्यमान हो सकती है, ऐसी जगह जिस पर मतलब उस वस्तु के ऊपर उस मतलब ग्रह द्वारा, मतलब जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी द्वारा किस पर लग रहा है, हम पर लग रहा है। ठीक है, ऐसे चंद्रमा पे खड़ा हूं अगर मैं जाकर, तो चंद्रमा भी मुझे अट्रैक्शन कर रहा है अपनी ओर, या गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मेरे को अपनी ओर खींच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पर चंद्रमा द्वारा लगाया जा रहा है, यहाँ पर पृथ्वी द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे जितने भी ग्रह उपग्रह या कुछ चीज है या जो भी है जहां पर हम खड़े हो सकते हैं या हमारा स्थान है वहां पर, तो उस प्लेस के द्वारा हमारे एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे साइड वर्क करता है। ठीक है, जिसके कारण हम वहां आज खड़े हैं। जैसे आज पृथ्वी पर मैं खड़ा हूं, तो क्यों खड़ा हूं, अगर हमारा एनवायरमेंट है, अगर हमारी अर्थ के चारों ओर हमारा एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट क्यों प्रेजेंट है। ऐसा क्या है कि और ग्रहों पर एनवायरमेंट नहीं है और पृथ्वी पर एनवायरमेंट है, तो ये भी सब इन्हीं पर डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर। तो ग्रह या उपग्रह द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है, आकर्षण बल। अब वो आकर्षण बल कौन सा रहता है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं, उस बल को या उस फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो कैसे लगाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा कुछ इमेज के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है या कोई वस्तु ही रखी है, अगर मैं डिब्बा ही रख दूं यहाँ पर, ठीक है, एक सतह पे रख दिया मैंने, यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैंने, या कुछ भी है, अगर एक पेड़ भी बना है, ठीक है, ये पेड़ मैंने बना दिया आपके सामने, और यहाँ पर कुछ भी ऐसे इसकी डालियां हैं या शाखाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक क्या है, फल लटका हुआ है। ठीक, या एक बॉक्स रखा है, किसी भी चीज के माध्यम से हम चीज को, इस एग्जांपल को समझ सकते हैं कि भाई अब ये जो बॉक्स है ये यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि क्या है, पृथ्वी जो है वो अपने साइड कोई भी वस्तु हो, ये पेड़ हो, ये बॉक्स हो, तो इनको अपनी ओर खींच कर रखती है।
एक फोर्स के कारण, एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण, एक आकर्षण बल के कारण, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बस उसी बल के कारण कोई वस्तु क्या है, इस जमीन के ऊपर टिकी हुई है और उसी के कारण भार महसूस होता है। अगर बोलते हैं कि भार समय के साथ, मतलब स्थान के साथ साथ चेंज होते जाता है, जैसे कोई अलग ग्रह पे चल जाएंगे तो वहां जाकर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसका कारण ही यही है कि भाई पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। तो चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा के हिसाब से वहां पर आकर्षण बल लगेगा और पृथ्वी पर खड़े तो पृथ्वी के हिसाब से लगेगा। अगर पृथ्वी के कंपैरिजन में अगर चंद्रमा का देखें, अगर हम यहाँ चंद्रमा देख लेते हैं तो यहाँ पृथ्वी का जो भी यहाँ पर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका 1/6 कहां पर रहता है, चंद्रमा। मतलब पृथ्वी का 1/6 किसका, अगर 1/6 पृथ्वी का हम कर दें, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को जी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट जी लिख दिया यहाँ पर। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी का 1/6 किसका है, चंद्रमा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इक्वल टू चंद्रमा। ठीक है, अगर बोले कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के 1/6 है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, पर हम सिर्फ इसका ये देखना चाहते हैं। तो देखिए अब ये कैसे बोल दिया कि भार है। अब जैसे कोई सी वस्तु को मैंने क्या करा, पृथ्वी पर रखी थी और उसको उठाया। अब किसी वस्तु को पृथ्वी पर रखी हुई थी और उसको मैंने उठाया, तो आप देखा होगा और आपने भी उठाया होगा, तो आपने किसी वस्तु को उठाया तो वेट लगता है उसका, कुछ हमें ऐसा लगता है वजन है इसमें। मतलब हम तो उसको ऊपर साइड उठा रहे हैं पर पृथ्वी उसको कहां पर खींच रही है, नीचे साइड। हम क्या करते हैं, उस वस्तु को ऊपर की साइड उठाते हैं और वो वस्तु क्या होती है, पृथ्वी के द्वारा नीचे द्वारा खींची जाती है। इसी के कारण हमें वहां पर भार महसूस होता है और उसी को आप बोलते भी हो वजन। तो ये क्या है, ये वही। तो वजन क्यों लग रहा है हमें, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोजिट साइड वर्क करने के कारण, क्योंकि हम तो उसको हैंडल पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं, पर वो जो पृथ्वी है उस वजन को अपनी साइड खींच रही है एक विपरीत बल के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, और उसी के कारण उस वस्तु में हमें भार महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भार और यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान के बारे में हमने समझा। अब कुछ चीजें ऐसी देख लेते हैं कि क्यों भार चेंज होता रहता है, तो वो भी देख लिया हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चेंज होता रहता है। ठीक है, अब भार शून्य भी हो जाता है, पर जो द्रव्यमान है वो शून्य नहीं होता। हम कई बार सुनते तो क्यों नहीं होता, अब उसको प्रैक्टिकली देखो। ठीक है, अब देखिए भार शून्य हो सकता है, अब क्यों हो सकता है उसका कारण, अभी जैसे मैंने यहाँ पृथ्वी बनाई थी, अब मैं इस पृथ्वी को ही हटा लेता हूँ, कोई वस्तु यहाँ है तो उस पर नीचे की साइड इस पृथ्वी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस वस्तु को नीचे साइड खींच रहा है। अब मैंने यहाँ से पृथ्वी ही हटा दी। अब आप खुद बताओ, जब मैं बैग उठा रहा था तो पृथ्वी अपने साइड एक वेट को अपनी ओर खींच रही थी, तो उसके कारण मुझे भार महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं उसे ऊपर साइड खींच रहा हूँ और पृथ्वी उसे नीचे साइड खींच रही। तो कोई भी दोनों तरफ से अगर खिंचाव आएगा तो उसका वेट तो महसूस होगा ना। तो उसी के कारण अब यहाँ से पृथ्वी हमने हटा ही दी। तो अब बताओ ये वस्तु का वेट पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। जब यहाँ पर कोई इसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, जब पृथ्वी ही हटा दी है हमने, तो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कह सकते हैं, शून्य हो जाएगा। तो उसी के कारण क्या है, भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कह दिया कि भार शून्य होता है। अब हम अगला इधर देखते हैं। द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता,
अब क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए, द्रव्यमान का मतलब ही क्या रहता है? पदार्थ की मात्रा। मैंने बताया था कि कोई बॉल मेरे पास यहाँ पर और इसे अर्थ पर रख रखा है मैंने। अब यही बॉल मैं कहाँ ले गया? मून पर, चंद्रमा पर ले गया। तो इस गेंद की ना साइज में कोई दिक्कत आएगी, ये जैसी साइज थी वैसी ही वहीं रहेगी। ठीक है, जितना पदार्थ उस गेंद में पृथ्वी पर था वही चंद्रमा पर भी रहेगा। ठीक है, विदाउट किसी एक्सटर्नल वर्क के, क्योंकि उस पर कोई अगर वर्क नहीं किया जाए तो वो जैसी वस्तु यहाँ है वैसी की वैसी मैं वहां ले गया हूँ, तो उसमें उसके पदार्थ में चेंजेस थोड़ी आना है। वो पदार्थ तो उस वस्तु में उतना ही है ना जितना था। ठीक है, जैसे कोई एक व्यक्ति है वो पृथ्वी पर रहता है, ठीक है, तो उसके बॉडी का जितना पार्ट्स है वो सब उसके पास है। अब वो पृथ्वी पर रहा तो भी उसके पास उसका शरीर इतना ही बड़ा है और ऐसा है। और वो चंद्रमा पर जाते हैं कई बार एक्सपेरिमेंट करने और वहां तक मून पे जाते हैं, तो क्या वो व्यक्ति का ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक हाथ छोटा हो गया या शरीर छोटा हो गया, उसका शरीर उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, और उसके किसी पार्ट्स को डैमेज होता है ऐसा भी नहीं है कि भाई वहां जाने का कोई हाथ नहीं दिख रहा है या पैर नहीं दिख रहा है या कुछ मतलब शरीर के साइज में कमी आ गई है, शरीर का साइज बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बॉडी का जो मात्रा है या जितना भी पदार्थ या जो भी एटम्स है या सेल्स से मिलकर उसका जो बॉडी बना है वो उतना ही रहता है। और कोई इन चीजों से मतलब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, तो आप बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो कम होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। आज अगर उस वस्तु को मैंने यहाँ पे एक बोरी है उसके अंदर मैंने कोई अनाज रखे, तो जितने अनाज के दाने यहाँ है, तो ऐसा थोड़ी चंद्रमा पर जाने का तो अनाज के दाने कम हो जाएंगे, उसमें उतने ही अनाज के दाने रहेंगे। अगर मैं एक बोरी के अंदर चावल या राइस ले जाता हूँ, तो जितने दाने राइस के यहाँ पर रहेंगे या जितने बीज रहेंगे उसके, उतने ही बीज वहां पर भी रहेंगे। तो आप खुद बताइए कि द्रव्यमान में कुछ कमी हुई क्या? पदार्थ की मात्रा में कुछ कमी हुई क्या? नहीं हुई, मतलब वो वही है। ठीक है, इसलिए द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। पर ये शून्य हो जाएगा अगर इसको कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी ऐसी कोई चीज नहीं मिली या कोई वस्तु नहीं मिली। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे देखा। अब द्रव्यमान क्या है? अदिश है। जिसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अदिश राशि। अब क्यों अदिश राशि है? तो आप खुद देखिए, द्रव्यमान के लिए कोई दिशा की जरूरत पड़ेगी क्या? मैंने जैसे यहाँ बताया, तो यहाँ पर कैसे एरो बनाया कि फोर्स नीचे साइड लगता है, आप फोर्स को ऊपर साइड लगाते हो। ठीक है, किसी वस्तु को खींचने में तो पृथ्वी अपने साइड एक फोर्स रखती है। ठीक है, तो मतलब फोर्स का एक डायरेक्शन है ना। मतलब यहाँ जो भार जो है, भार महसूस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फोर्स एक दिशा में काम कर रहा है। वो कौन सी दिशा है? वो नीचे की साइड जो लग रहा है। ठीक है, तो एक फिक्स उसकी क्या है? दिशा बनी हुई वहां पर। ठीक है, इसलिए ये क्या आ जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगी और ये स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगी। ये अदिश राशि आएगी और ये सदिश राशि आएगी। तो सदिश राशि को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है? सॉरी, भार। भार क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। इस तरीके से हमने द्रव्यमान और भार के बारे में यहां तक अभी देखा। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब द्रव्यमान का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या रहेगा? भार। ठीक है, भार रहेगा और नीचे क्या रहेगा? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी, जैसे कोई सी भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे की साइड गिर रही है, ठीक है, या वहां पर है, तो ये यही सेम फॉर्मूला यहाँ से भार का फॉर्मूला इसी को देखकर बन जाएगा। तो द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। पर मैं उसके बारे में समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताऊंगा।
द्रव्यमान को हम वैसे भी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार मतलब वेट W बटे गुरुत्वीय त्वरण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि भी है, जो हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट भी है, ठीक है, बेस यूनिट भी कहा जाता है। तो ये क्या है, एक मूल राशि है। मूल राशियां वे राशियां होती है, हमने पढ़ा था भौतिक राशियों के जो टाइप पढ़े थे कि मूल राशियां वे राशियां होती है जो स्वतंत्र होती है, उनमें किसी अदर राशियों की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, तो वो मूल राशियां होती है। पर ये क्या है, जो भार है ये क्या है, आपकी मूल राशि नहीं, ठीक है। ये क्या है, जो अदर थी व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, जिनको बोला जाता है मतलब यहाँ पर ये जो मूल राशि थी और ये व्युत्पन्न राशियों में आ जाएगी। अब इसको आगे देखते हैं हम, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ तक कि ये मास इज इक्वल टू वेट अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया। और यहीं पर अगर भार का फॉर्मूला देखना चाहें तो भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये भार है तो इधर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जितना अधिक होगा उतना द्रव्य उतना भार महसूस होगा हमें, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान उतना बढ़ते जाता है उसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि अनाज है, अगर वो मैंने बोला कि पृथ्वी पे उसका ज्यादा वेट महसूस हो रहा है, चंद्रमा पे कम हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि वहां पर वस्तु को खींचने की कोई स्पीड अलग होगी। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसको भी देख लेते हैं, W इजिकल टू एम जी, ये तो आपने देखा ही होगा कई जगह, ठीक है। तो क्या रहता है कि कोई वस्तु अगर रखी है, ठीक है, ये अगर पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर एक वस्तु रखी है तो इसका कुछ वेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर वेट है इसका, इस वस्तु का, पर मास भी कुछ होगा, ठीक है, कुछ मास तो इसका होगा ही, जितने पदार्थ से ये वस्तु बनी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर एक फोर्स नीचे की साइड काम कर रहा होगा, ठीक है, जो कि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के रूप में काम कर रहा है। तो उसी के कारण W बराबर mg बोल दिया जाता है, क्योंकि वो जो मास महसूस होने वाला है वो एक एक पदार्थ, जिस पदार्थ से वो वस्तु बनी है, उनका जो मास है वो उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही अलग अलग महसूस होगा। क्योंकि अगर उसी अणु का मैं यहाँ पर वेट देखना चाहूँ पृथ्वी पर तो वो कुछ अलग होगा, और चंद्रमा पर ले जाऊंगा तो उसी का वेट कुछ अलग हो जाएगा। तो दोनों जगह पर उसी सेम पार्टिकल का मुझे भार अलग अलग महसूस होगा, पर मुझे उसकी क्वांटिटी में या उसकी साइज में कभी डिफरेंस महसूस नहीं होगा, वो हमेशा समान रहेगी, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेट और द्रव्यमान, ठीक है, मास के बारे में देखा। तो ये इसमें क्या है, बेसिक सी इनकी बारे में इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए यूं भी, क्योंकि ये चीज़ हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। कि साइंस के अधिकतर टॉपिक ऐसे रहते हैं जो हमारी जनरल जो डेली लाइफ रहती है उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं, वो हमसे ही जुड़े रहते हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा आपको समझ में। तो इस तरीके से हमने देखा मास और वेट के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।